Now, it's time that I take the opportunity of inviting our chief guest, Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu sir onto the stage and address the August gathering. Let's have a huge round of applause for him. मैं कल तातो जो पहुंचा, वैसे तो मैं तातो मोनीगांव मेचुका कई बार मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। तातो में पहुंचा तो हमें एक याद आया, लास्ट ईयर में जब गया था तो तातो में एक कैलेंडर देखा मैं, कैलेंडर वहाँ के वासियों लोग ने एक कैलेंडर बनाया था। कैलेंडर में देखा तो लिखा है फादर ऑफ शियोमी डिस्ट्रिक्ट श्री पासंग दोरजी सोना। आज मंच में उपस्थित हमारा ऑनरेबल स्पीकर साहब श्री पीडी सोना जी, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज श्री तुमके बगरा जी, इस ऐतिहासिक क्षण में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पांचों डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेबल एमएलएस श्री कोकर बसर जी, श्री रोदे बुई जी, श्री तानिया सुकी जी, श्री करदो नीगियोर जी, श्री केंतो जिनी जी, हमारे बीच उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर श्री एकेन रिबा जी और इस नए डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल डिवीजन के हमारे कमिश्नर श्री अमजद ताक जी, डेप्यूटी कमिश्नर लेपरादा श्री अतुल ताइंग जी, डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट सियांग मैडम हागे मामू जी, जेपीसी लेपरादा श्रीमती न्यावी जिनी जी, एसपी श्री गौतम्बू ददुंगलू जी, हमारे प्रेसिडेंट गालो वेलफेयर सोसाइटी के श्री मान्या एते जी, प्रेसिडेंट जीआर के श्री जुमगम बसर जी, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी श्री हेंगो बसर जी, चीफ इंजीनियर पीएचईडी ईस्टर्न जोन श्री तोमो बसर जी, डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री दुनिया बसर जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, सभी हमारे रिटायर्ड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हमारे बीच उपस्थित सभी पंचायत लीडर्स, हमारे गंगबुराज और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मीडिया के दोस्तों, इसके बाद हमारे जितने भी जो पुनुंग और कल्चरल ट्रूप्स भाइयों और बहनों, आज हम लोग दोबारा फिर इस बसर के हमारे इस फील्ड में, जनरल फील्ड में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं एक इतिहास को विटनेस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने अरुणाचल सरकार की ओर से मैं खास करके बसर के आप सभी निवासियों को और साथ साथ जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, शियोमी, लेपरादा और अपना लोअर सियांग, तो सभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे पूरे जनता को राज्य सरकार के ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज फॉर्मली यहां पर अपना डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल जोन का यहाँ पे आज सर्टिफिकेशन यहाँ पे हमने हैंड ओवर किया है, तो आप इसको लेके आप सभी को बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं यहाँ के अपने स्थानीय विधायक, साथ साथ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और इस कमेटी मेंबर्स, जो इस इवेंट के जितने भी जो कमेटी मेंबर्स हैं, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आप लोग ने इस छोटा समय में मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। तो जैसे थोड़ा देर पहले हमारा एनकोर साहब ने भी जो बताया कि डिविजनल कमिश्नर का जो बात हुआ था वो अपना बास्कोन 5.0 6 दिसंबर 2022 को जब मैं यहाँ पे बसर में आया तो ऑनरेबल स्पीकर ने भी जो जिक्र किया यहाँ पे कि पूरा 5 डिस्ट्रिक्ट का सभी ऑनरेबल एमएलएस लोग ने हमें एक मेमोरेंडम सबमिट किया है ताकि यहाँ पे बसर में अपना डिविजनल कमिश्नर को यहाँ पे सैंक्शन करके यहाँ पे देने के लिए। तो उस वक्त में हमने आप लोगों को अनाउंसमेंट किया था और मैंने कहा था कि इसका फाउंडेशन में भी मैं खुद ही यहाँ पे आऊँगा। तो इसका अप्रूवल तो मैंने पहले ही दे दिया था, मगर मेरा टाइम का थोड़ा सा कमी होने का कारण से मैं जल्दी यहाँ पे आ नहीं पाया। तो इस बार जैसे मैंने कहा कि हमारा तातो का भी प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम को मिलाते हुए फिर मैं कल रात को यहाँ पे आया हूँ आप सबके बीच में।
तो अभी देखिए यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर खास करके जो अभी जो नया जो लोकेशन पागी में जो बनेगा, तो इस डिविजनल कमिश्नर का होते वक्त आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम जो भी होता है, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को लेते हुए, उससे आप लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगा। अभी आप लोग फिलहाल इससे पहले वेस्टर्न डिविजनल कमिश्नर के अंतर्गत में आता था। वेस्टर्न डिविजनल कमिश्नर जो है अपना वहाँ यचुली में वहाँ पे लोकेटेड है, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। सो हमारा टेन्योर में आप सबको पता है कि मैं पावर्स एंड फंक्शंस को हमेशा मैं डिसेंट्रलाइजेशन हमने करके लेके आया। आज हमारे बीच यहाँ पे कई सारा सीनियर जो गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग यहाँ में विराजमान हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट के सभी सीनियर लीडर्स, ऑनरेबल एमएलएस लोग भी इस मंच में यहाँ पे बैठे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा एक राज्य है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो पहले क्या होता था कि गवर्नेंस के नाम में ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो या जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का हो, ऑन पेपर क्रिएट करके बैठता सब ईटानगर में ही बैठता था। तो मैं इस ऑफिस को टेक ओवर करने के बाद मैंने कहा कि जितने भी जो ऑफिस क्रिएट करके रखा हुआ है, सबको अपना अपना लोकेशंस पर जाना चाहिए। तो खास करके हमारा ईस्टर्न अरुणाचल के जो लोग हैं, तिरप चांगलांग से लेके दिवांग के लोग हैं, अपना तेजू, नामसाई, पासीघाट के जो लोग हैं, अंजो, अनिनी के जो लोग हैं, वहाँ पे भी जितने भी जो हमारा ईस्टर्न के नाम पे जो ऑफिसेस था, सबको मैंने ईस्टर्न ऑफिसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके भेजा। कुछ ऑफिस पासीघाट में रखा, कुछ ऑफिस नामसाई में रखा, कुछ ऑफिस चांगलांग में रखा, कुछ ऑफिस तेजू में रखा। इस प्रकार करके डिस्ट्रीब्यूशन करके सारा ऑफिसेस को हमने शिफ्ट कराया। इससे क्या होता है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि प्रशासन जो है अपना जनता का जितना करीब होगा, उसमें अपना जनता का ही भलाई होता है। सरकार बनता है जनता का विकास के लिए बनता है। तो सरकार का जो कर्मचारी होता है, जो सिस्टम में हमेशा जो परमानेंट होता है, हम सब लोग जनता का सेवक है, और जनता का जो सेवक है वो हमेशा जनता का साथ में मिलकर बैठकर हम लोगों को काम करना चाहिए। सो इसी फिलोसफी को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में ऑन पेपर जितने भी जो ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन जो क्रिएट करके रखा, उसको हमने ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दिया। ऐसे करके हमने शिफ्टिंग करके भेजा हुआ है। और आज यहाँ में केवल सिर्फ आज यहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब को हमने गेजेट नोटिफिकेशन हैंड ओवर किया, और यहाँ के जो फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग हमने हैंड ओवर किया। अभी आने वाला दिनों में अपने बसर में खास करके जो अपना जो डिविजनल कमिश्नर जहाँ बनेगा, यहाँ पागी एरिया में, वहाँ में अच्छा डिविजनल ऑफिसर का जो ऑफिस, उसका कॉम्प्लेक्स वो बनाने का जिम्मेदार भी मैं सरकार के बिहाफ से मैं आप सबका सामने में उसका जिम्मेदारी को भी मैं लेता हूँ। आने वाला दिनों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिविजनल कमिश्नर के लिए भी हम यहाँ पे सैंक्शन करके देंगे। अभी देखिए खास करके आप लोगों का अपना बसर एरिया बोलिए या पूरा लेपरादा डिस्ट्रिक्ट का बारे में बोलिए, इसका हिस्ट्री में जाके ज़्यादा हमको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री आप सबको पता है किस प्रकार से हमने लेपरादा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बनाया, ऐसे करके आप लोगों को किस प्रकार से हमने सपोर्ट किया है। अभी आने वाला दिनों में और भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे करना होगा। मगर इससे पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताना चाहेगा। आज अपना गालो समाज के सभी सीनियर एल्डर्स लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर्स लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फॉर्मर मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब लोग देखिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का प्रोग्रेस किस प्रकार से पहले चल रहा था, अभी किस प्रकार से हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश प्रोग्रेस चल रहा है। खास करके मैं आप लोगों को रिट्रेट करके आप लोगों को याद दिलाना चाहेगा कि 2014 ऑनवर्ड्स उसका बाद का जो जर्नी रहा है अपना अरुणाचल प्रदेश में, काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट, काफ़ी स्विफ्ट डेवलपमेंट हम लोग हर एक सेक्टर में हम लोग कर पाया है। और क्यों कर पाया, इसका रीज़न भी आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो पूरा विश्व का पूरा दुनिया में काफ़ी पॉपुलर लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से है। पहले अरुणाचल छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट का भी पहचान नहीं था अपने ही देश में। नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं हुआ करता था। जो बड़े बड़े शहरों में जो बैठते थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या
बड़ा सिटीज़ में, वो लोग सोचते थे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट तो एक ही यूनिट है, वहाँ पे भी जितने भी जो ट्राइब्स है एक ही ट्राइब्स है, एक ही कल्चर है। इस प्रकार से वो लोग समझते थे नॉर्थ ईस्ट को। मगर नॉर्थ ईस्ट कितना डाइवर्सिटी है, हम लोग से अच्छा कौन समझ सकता है। विद इन नॉर्थ ईस्ट इतना डाइवर्सिटी है, विद इन अरुणाचल प्रदेश देखिए कितना डाइवर्सिटी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो 2014 में इस पद को संभालने से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका करीबन 12 साल, और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से पहले वो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वो अपना एक चप्पल पहन के, एक झोला बुक के, बस में घूम के वो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो राज्य है उसको वो देख चुका है, उसके बारे में वो जानते हैं। इसलिए 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि ये देश तो भी डेवलप होगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और उन्होंने सबसे पहले ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया कि जितने भी जो उनका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में जाके टूरिंग करना चाहिए। और टूरिंग भी सिर्फ जाके आ गया ऐसे वाला टूरिंग नहीं, अपने डिपार्टमेंट का प्रोग्राम्स को लेते हुए उस राज्य में जाके मॉनिटर करना है। तो मिनिस्टर आता है, सेक्रेटरी और उसका डायरेक्टर्स के साथ में पूरा टीम लेके आता है। इसके बाद उनके जो भी विभाग का जो भी इश्यूज है वो स्टेट में बैठ के सोल्व करके फिर वापस दिल्ली जाता है। तो कुल मिला के लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में, 10 सालों में यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 500 टाइम्स हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 50 टाइम्स वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आ चुका है। 1947 से लेके 2013 तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि देश का प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में कितने बार टूर किया, और सब प्रधानमंत्री ने जितने भी टूर किया, सब प्रधानमंत्री का टूर को मिला देने से भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से 10 सालों में जो टूर किया नॉर्थ ईस्ट में, उसका एकदम आंकड़ा जो है काफ़ी बड़ा है उन सभी के बीच में भी। सो इस प्रकार से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को वो आशीर्वाद देते हैं और वो दिल से वो हम सभी को प्यार करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, हमारे प्रदेश में बहुत पोटेंशियल एरिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन श्री हेंगो बसर साहब ने जो कहा कि अरुणाचल के राज्य किस प्रकार से हमारा गवर्नमेंट चल रहा है, इसका मार्गदर्शन जो है 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके आशीर्वाद लेने गया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले, क्योंकि वहाँ में बहुत सारा जनजाति बैठा हुआ है, उस जनजाति का जो उनका अपना सोसाइटी होता है, हमारे यहाँ पे हम लोग CBOs बोलते हैं, उस CBOs को साथ में जाके उनको साथ में लेके जाना है। और साथ साथ बहुत सारा सेक्टर्स में आपको रिफॉर्म करना है। सेक्टर्स में जब रिफॉर्म होता है तब जाके आप परफॉर्मेंस दे पाएगा। परफॉर्मेंस देने के बाद तब जाके आप लोगों का राज्य जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। सो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो ये जो उनका जो दिशा दिखाया, उसी दिशा के अंतर्गत में आज अरुणाचल प्रदेश में हमारा कार्यकाल में करीबन 8 साल होने जा रहा है। इन 8 सालों में हमने पूरा कोशिश किया कि सिस्टम में रिफॉर्मेशंस लेके आने का, रिफॉर्मेशंस लाया भी है। उस रिफॉर्मेशंस का आधार पर हम लोग परफॉर्म भी कर पा रहा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश पिछले 8-9 सालों में ये प्रगति जो है हम लोग दिखा पा रहा है, और इसका हिसाब से अरुणाचल प्रदेश अभी ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। और भी कई सेक्टर्स में हम लोगों को रिफॉर्मेशंस अभी करना है, उसका भी रणनीति, उसका भी प्लानिंग हमने करके रखा हुआ है। अभी इस साल तो आप सबको पता है कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, अभी चुनाव का ईयर है। 2 महीना का अंतर्गत में चुनाव भी कंप्लीट हो जाएगा, नया सरकार का भी गठन हो जाएगा। सरकार नया गठन होने का बाद तब जाके हम नया जो रिफॉर्म करने वाला है गवर्नेंस में, उसको हम तब जाके उसमें हम शामिल करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में देखिए हमारा इतना रिसोर्सफुल एक राज्य है, उस रिसोर्स को भी हम रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करना है उसको भी हम लोग ने प्रैक्टिकली हम लोग ने उसको करके दिखाया है।
2016 में आप सबको पता है कि अपना राज्य का जो बजट वो हुआ करता था 12,500 करोड़। लास्ट ईयर हमने देखा अपना बजट डबल से भी ज़्यादा करते हुए 2023 में वी हैव टच 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ लेके पहुंचा पाया है। अभी आने वाला दिनों में और भी हम इस बजट को आगे लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश का अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज भी हम लोग बढ़ा पा रहा है। डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फाइनेंस। डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली सरकार का पास में पैसा कितना है उसका साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमारा इनकम जितना बढ़ेगा, हमारा फाइनेंसेस जितना बढ़ेगा, उसी प्रकार से डेवलपमेंट भी उतना दुगना से हम लोग स्टेट में कर पाएगा। और पिछले 8 वर्षों में ये हम लोग ने करके दिखाया है। इसलिए आज यहाँ पे जितने भी हमारा जो ऑफिसर्स है, आज ईटानगर से कमिश्नर साहब आया हुआ है, हमारा 2 डीसी यहाँ पे विराजमान है, और उनके साथ जितने भी जो हमारा ऑफिसर्स है, आप सभी लोगों का, सरकारी जो कर्मचारी, आप सभी लोगों का मेहनत के कारण से आज हम लोग एक टीम अरुणाचल का स्पिरिट से इस डेवलपमेंट को लेके आ पाया है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, समाज के ओर से हमारा CBOs का योगदान, हमारा महिलाओं का योगदान, हमारे युवाओं का योगदान, हमारे बिजनेस कम्युनिटीज़ का योगदान, सभी लोगों का इसमें योगदान है। मैं डे 1 से ही मैंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के ऊपर में छोड़ेंगे इस राज्य को डेवलपमेंट करने का, तो मैं अकेला आदमी 1 इंच भी हम हिला नहीं पाएगा। आई बिलीव इन टीम वर्क। हम सब लोग एक टीम का हिसाब से हम लोगों को काम करना चाहिए, और ये करके दिखाया है। ये हम सभी का अचीवमेंट है। और आगे का जो जर्नी है, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो एक दिशा दिखाया पूरे देशवासियों को, when the country will be celebrating 100 years of independence by 2047, जब आज़ादी का 100 साल होगा 2047 में, एक विकसित भारत होके हम लोगों को उभरना है। उसी प्रकार से हमारा अरुणाचल प्रदेश भी अब इसका जो जर्नी 2047 में, आज से 24-25 साल के बाद में, हमारा अरुणाचल प्रदेश भी एक विकसित अरुणाचल होना है। उस विकसित अरुणाचल का जर्नी 2024 से हम लोग तय करना, उसको शुरू करना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। अभी अरुणाचल का रिसोर्सेज के बारे में मैं बात कर रहा था, तो कल हम जब ततो गया, ततो में मैंने 219 करोड़ लैंड कंपनसेशन वहाँ पे 96 फैमिलीज को वहाँ पे दे के आया। और ये लैंड कंपनसेशन जो है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए था। और हमारा माननीय स्पीकर साहब, इनको शायद उनका डिस्ट्रिक्ट में फादर ऑफ शियोमी के नाम से जानते हैं, तो इनको सही किताब मिला लगता है, फादर ऑफ शियोमी, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से जो प्लानिंग किया, वहाँ पे बड़ा 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शियोमी डिस्ट्रिक्ट में अभी MOU होके उसका एग्जीक्यूशन शुरुआत होगा। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का जो रिसोर्स हाइड्रो पावर सेक्टर में इज ट्रिमेंडस, ये हम लोग जानते हैं। पुराना सरकार में बहुत सारा MOUs होके रखा था, एक अच्छा सोच के रखा था, बहुत प्राइवेट कंपनीज को एलोकेट करके रखा था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो प्राइवेट कंपनीज लोग उतना सीरियस नहीं होने का कारण से 10 साल हो गया प्रोजेक्ट में आके कुछ काम नहीं कर रहा है, 15 साल हो गया प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा है। तो मैंने निर्णय लिया कि इन सारा प्राइवेट कंपनीज को हम टर्मिनेट करेंगे, और पूरा बड़ा से बड़ा कंपनीज को भी हमने टर्मिनेट कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी PM साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, अरुणाचल प्रदेश का जो पावर का जो हमारा रिसोर्सेस है उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल PSUs के मुताबिक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग का रिक्वेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली PM साहब ने 4 PSUs हम लोगों को दिया हुआ है, NIPCO, NHPC, NTPC और SJVN। तो ये 4 PSUs का साथ में पिछले 2-3 महीना पहले हमने MOU साइन किया राज्य सरकार की ओर से। जितने भी जो टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट हैं, कुल मिला के 12,700 मेगावाट, 12,700 मेगावाट का MOU हमने सेंट्रल PSUs को दे दिया है, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट स्पीकर साहब का एरिया शियोमी डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक प्रोजेक्ट का लैंड कंपनसेशन आ गया, उसको डिस्पर्स हम कर दिया। दूसरा जो है अभी तातो 1 का भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारा लैंड कंपनसेशन हम और भी आगे डिस्पर्स करना है उस एरिया में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी हाइड्रो पावर जो 12,700 का हमने जो मेंशन किया, ये जो डेवलप हो जाएगा
तो एक साल का इनकम राज्य सरकार का होगा 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ एक साल में। अभी इसके अलावा हमारा अभी नेक्स्ट ईयर होपफुली बाय मार्च 2025 अपना लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा 2000 मेगावाट, और ईस्टर्न अरुणाचल में दिबांग में है 2880 मेगावाट, 2880 मेगावाट, उसका काम जो है वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है। तो ये सब काम जो है नेक्स्ट 8-10 ईयर्स में जब इसका जनरेशन शुरू होगा तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का रिसोर्सेस काफ़ी हम लोग बढ़ा पाएगा, तब जाके अरुणाचल प्रदेश कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजन कि अभी हम लोग टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोगों का कंट्री को गिना जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि टॉप 3 में जल्द से जल्द लेके आएंगे और आने वाला विकसित भारत में बाय 2027 नंबर 1 और नंबर 2 तक में ले जाने का संकल्प ये पीएम साहब ने उठाया है, और उस संकल्प में हम लोग अरुणाचल भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो ये दिशा जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम लोग हाइड्रो पावर सेक्टर को लेके हम लोग काम कर रहा है। और भी आने वाला दिनों में अभी हमारा सुबनसिरी बेसिन में है, हमारा एमएलए साहब तानिया सुकी जी और रोधी बुई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपर सुबनसिरी में भी हम लोग ने एमओयू करके प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है। आने वाला दिनों में और भी सुबनसिरी बेल्ट में प्रोजेक्ट्स हम लोग देंगे। सियांग बेल्ट जो है सबसे बड़ा जो कैपेसिटी जो होल्डिंग करता है, आने वाला दिनों में पब्लिक के साथ में चर्चा करके वहाँ का भी किस प्रकार से हम लोगों को नर्चर करना है, हम लोग पब्लिक के साथ में डिस्कस करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। सो इस प्रकार का रोड मैप कि अरुणाचल प्रदेश को सस्टेन होने के लिए अभी देखिए कि वी आर इन स्पेशल स्टेट कैटेगरी। जितने भी जो छोटे जितने भी स्टेट्स है 90:10% का फंडिंग पैटर्न में है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोगों को पता है भारत सरकार 90 रुपये देगा, हम लोगों को 10% निकलना होता है। तो ये जो चीज़ है लॉन्ग टर्म में उतना हम लोग लास्टिंग नहीं करेगा। हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मनिर्भर माननीय पीएम साहब ने जो दिशा दिखाया आत्मनिर्भर भारत, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को भी आत्मनिर्भर अरुणाचल अपने पैरों में हम लोग खड़ा होना है। इसलिए हमारा रिसोर्सेज को हम लोग रेवेन्यू में जनरेट करने का काम जो है वो इट्स ए वेरी सीरियस कंसर्न। हम लोगों को और भी इस फील्ड में काम करना पड़ेगा। मेरा ये विजन है कि आने वाला दिनों में छोटा छोटा काम के लिए भी हम लोग भारत सरकार जो दौड़ते हैं उसका दौड़ना का काम जो है हम लोग को बंद करना चाहिए। भारत सरकार से बड़ा चीज़ मांगो, बड़ा चीज़ मांगना है हम लोगों को। छोटा छोटा चीज़ तो स्टेट का भी अपना कैपेसिटी जो है हम लोग को बिल्ड करना चाहिए कि ये तो स्टेट सरकार को मांगने से भी हो जाएगा। सो इसी प्रकार से हम लोगों का रिसोर्स जनरेशन में हम लोगों को काम करना होगा। और दूसरा जो क्षेत्र जो है अभी पिछले कई सालों में हमने देखा है कि काफ़ी डेवलपमेंट जो सेक्टर है ये हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में पहले उतना काम नहीं होता था क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। पहले हमारा यहाँ पे सियांग बेल्ट में यहाँ पे वेस्ट सियांग अर्सवाइल जो वेस्ट सियांग था, रोड्स का कितना प्रॉब्लम था ये आप सब लोग जानते हैं। मैं भी कितना बार रोड जो खराब रोड था मैं भी आके काफ़ी बार देखा हूँ, मगर आज देखिए रोड कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इतना अच्छा कम्युनिकेशन हम लोग डेवलप कर पाया है। सो अभी रोड का नेटवर्किंग अच्छा हो गया है। तो अभी हमारा फार्मिंग सेक्टर में हमारा जितने भी जो किसान माता और बहनों जो लोग हैं वो लोग अभी अपना फार्म सेक्टर में भी अच्छा से वो लोग इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है। उसके लिए हम लोग ने आत्मनिर्भर स्कीम हम लोग ने शुरुआत किया, जैसे आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना, चीफ मिनिस्टर्स वाइस रिवोल्यूशन। इस प्रकार से बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग आत्मनिर्भर में शुरुआत किया है ताकि अपना फार्मिंग सेक्टर्स के किसानों को हम लोग मदद कर पाएगा। और आने वाला दिनों में इस आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट का जो फेरी है उसको हम और भी बनाएंगे, प्लानिंग में बैठ के वहाँ पे इसका जो फंडिंग पैटर्न है और भी फंड्स हम लोग डालेंगे ताकि किसानों का बेनिफिट हो। अभी आने वाला दिनों में देखिए अभी अपना अरुणाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस अभी विदेशों में भी जाएगा। रिसेंटली हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ में मिडिल ईस्ट कंट्री का साथ में हमारा एमओयू हो गया है। मिडिल ईस्ट एक दुबई बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट 5 इयर्स में अरुणाचल प्रदेश का यहाँ से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस अरुणाचल से डायरेक्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे।
सो उसी दिशा में हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपना किसानों के साथ में, हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिस है उनके साथ में बैठ के किसानों को कौन सा फल उगाना है, कौन सा उन लोगों को क्रॉप ये उगाना है, ये अकॉर्डिंगली आने वाला दिनों में डिपार्टमेंट की ओर से सहयोग भी मिलेगा और पूरा टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस सारा डिपार्टमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और इस बीच में एक अच्छा डेवलपमेंट ये भी हुआ कि अपना अरुणाचल प्रदेश में जैसे हम लोग इंडिजिनियस ट्राइब्स कई सारा लोग यहाँ पे है अरुणाचल में, तो हर एक ट्राइब का अपना एक इंडिजिनियस एक प्रोडक्ट भी होता है। सो जीआई टैग जो है अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को 20 आइटम्स में जीआई टैग भी हम लोगों को मिल चुका है। तो इस जीआई टैग को भी हम लोग फिर फर्दर किस प्रकार से वैल्यू एडिशन करके हम लोग को मार्केटिंग करना है, इसका ऊपर भी स्ट्रेटेजी हम लोग बना के आगे लेके जा रहा है। सो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी पोटेंशियल है। टूरिज्म क्षेत्र में देखिए, थोड़ी देर पहले स्पीकर साहब भी मेंशन कर रहा था, टूरिज्म सेक्टर में ट्रिमेंडस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। सो आज यहाँ पे जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स लोग बैठा हुआ है, जो बिजनेस कम्युनिटी लोग जो बैठा हुआ है और रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग भी है, मैं सभी को निवेदन करूँगा कि अपने जगह में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना बहुत आवश्यक है। आपको यहाँ एरिया में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों को अच्छा होटल बनाइए, अच्छा रेस्टोरेंट्स बनाइए, अच्छा होम स्टेज बनाइए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा टूरिज्म ग्रोथ नहीं होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए तो टूरिस्ट का कमी नहीं है इस देश में। डोमेस्टिक टूरिज्म पूरे दुनिया में, इंडिया का जो अपना देश का डोमेस्टिक टूरिज्म है जो बाहर जाते हैं अंकारा में बहुत ज़्यादा है। तो अपना प्रदेश में भी तवांग हो गया, जीरो हो गया, अभी पासीघाट पिकअप हो रहा है, अभी ईस्टर्न साइड में हमारा आनिनी धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। तो अपना इस सियांग बेल्ट को भी उसी हिसाब से हमको प्रमोट करना चाहिए। सो सबसे पहले अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग बनाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का बाद टूरिज्म फिर यहाँ पे आएंगे। और अपना बिजनेस कम्युनिटी को साथ देने के लिए और ख़ास करके बहुत सारा स्कीम्स हम लोग ने शुरुआत किया है। दीनदयाल उपाध्याय संलंबन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा फ्रंट एंडेड सब्सिडी बेस्ड हम लोग ने प्रोग्राम शुरुआत किया है टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। और अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा जो युवा जो लोग हैं, यूथ्स, उनका कैलिबर और उनका पोटेंशियल तो इस ट्रिमेंडस। उसको यूथ लोगों का जो टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार ने, हम लोग ने बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स हम लोग सपोर्ट कर रहा है। जैसे अरुणाचल आइडल हो गया, मिस अरुणाचल हो गया, मिस्टर अरुणाचल, अरुणाचल गॉट टैलेंट, अरुणाचल सुपर डांसर। सो इन सारा प्लेटफॉर्म को हमारा जो नौजवान यूथ्स लोग हैं वहाँ में पार्टिसिपेट करके और वहाँ के जो विनर्स, फर्स्ट रनर्स अप, सेकेंड रनर्स अप लोग अभी आज देखिए नेशनल लेवल में इतना पॉपुलर हो चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री तक भी हमारा जवान्स लोग, यूथ लोग जाके वहाँ पे वो लोग मूवीज़ में आते हैं, हमारा बॉलीवुड गाने में भी आते हैं। कल मैंने इस बात को वहाँ तत्व में भी जिक्र किया कि बॉलीवुड में वो भी हिंदी गाना नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से हिंदी गाना गा के वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो कितना गर्व का एक ये माहौल है हम लोगों को, है कि नहीं। सो इस प्रकार से यूथ में काफ़ी टैलेंट है, उन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है और सरकार कोशिश कर रहा है कि अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दे। और आने वाला दिनों में भी और भी हम लोग यूथ के लिए एवेन्यूज़ हम और भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। अभी स्पोर्ट्स में देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो अगर मेडल का अगर मैं कंपेयर करेगा 2016 से लेके 2023 तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में चैंपियनशिप्स में मोर देन 1000 मेडल्स हम लोगों को मिला है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में। पहले एक समय हुआ करता था कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग नेशनल इवेंट्स कुछ भी हम लोग यहाँ पे होस्ट कर नहीं पाता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का कारण से। अभी आज देखो अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद हमारा अरुणाचल में पिछले 3-4 सालों में हमने बहुत सारा स्पोर्टिंग अलग अलग कैटेगरीज के स्पोर्ट्स हम लोग ने नेशनल इवेंट अरुणाचल प्रदेश में होस्ट किया है। अभी आने वाला दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी कैपेसिटी बढ़ रहा है। इसी साल और भी हम लोग मल्टी पर्पस स्टेडियम्स हो गया, आउटडोर स्टेडियम्स हो गया, और भी इस साल हम लोग कंप्लीट होने वाला है बहुत सारे जगहों में। आने वाला दिनों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी हम लोग बढ़ाएंगे ताकि अपना युवाओं को, उन लोगों को खेल कूद के लिए जगह मिल जाए। सो इस प्रकार से हमारा युवाओं का जो टैलेंट है दैट्स अमेजिंग।
तो इसको हम लोग हमेशा यूथ का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। और साथ साथ दो इम्पोर्टेंट सेक्टर में मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहेगा। एक हो गया अपना एजुकेशन और दूसरा है अपना हेल्थ। एजुकेशन क्षेत्र जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक क्षेत्र है। इसमें हम लोगों को और भी बहुत सारा सुधार हम लोगों को लेके आना होगा। लास्ट टाइम जब गोल्डन जुबली नेमिंग ऑफ अरुणाचल हम लोग ने जब सेलिब्रेट किया है, तो वहाँ में हम लोग ने तय किया कि हम लोग एजुकेशन में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाएंगे। तो 500 करोड़ मैंने 2022 को हमने दिया था, ताकि स्कूल्स का फेस लिफ्ट जो है वो करना चाहिए। सो मैं देख रहा हूँ अभी स्कूल्स बाय एंड लार्ज जहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है वो अभी रिप्लेस हो रहा है, और भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स और भी सपोर्ट का काफ़ी ज़रूरत है। तो डिप्टी कमिश्नर्स और कंसर्न DDACs एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्टिव्स दिया हुआ है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो स्कूल्स है उसको मैपिंग किया जाए। उस मैपिंग में देखना है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, हमारा टीचर्स क्वार्टर्स किस हालत में है। सबसे पहले स्कूल्स को ठीक करना, इसको प्रायोरिटी में हम लोगों को जिम्मेदारी लेते हुए हम लोगों को करना होगा, क्योंकि हमारा भविष्य जो है, आज के बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल्स में है वही हमारा भविष्य है। और साथ साथ जितने भी गालो समाज एक एजुकेटेड समाज है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। अभी एजुकेशन का सबसे बड़ा रिफॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये ऑलरेडी PM साहब ने अनाउंस कर दिया है, और हम लोगों को बाय 2030 हम लोगों को इन टोटो रोल आउट करना चाहिए। और इस रोल आउट करने के लिए हमने स्टेट लेवल में टास्क फोर्स का कमेटी भी बनाया। टास्क फोर्स लोग कई बार मीटिंग भी हुआ, उनका कुछ रिकमेंडेशंस भी है। उस रिकमेंडेशंस को अभी डिस्ट्रिक्ट और स्कूल्स में हम लोगों को रोल आउट करना है। सो चुनाव के बाद में एजुकेशन को मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग लेके, स्कूल वाइज मीटिंग लेके बड़ा रिफॉर्म हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हम लोग को करना होगा। हमारा जितने भी जो टीचर्स है उसको और भी ज़्यादा ट्रेनिंग का आवश्यक पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारा जितने भी जो क्लासरूम है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सिलेबस भी है, धीरे धीरे उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है इनफैक्ट, कि इसको हम लोग रोल आउट करने के लिए। सो इसमें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के जो सभी ऑफिसर्स, आप सभी का इसमें सिंसियरिटी और कमिटमेंट का साथ में हम लोग इस फील्ड को आगे बढ़ाना होगा। और पिछले 8 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए 50 डेडिकेटेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को हम लोग ने सेटअप किया हुआ है। 12 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को हम लोग ने सेटअप किया है। 6 नया पॉलिटेक्निक को सेटअप किया है, और 2016 से लेके अभी तक 5 नया कॉलेजेस का भी हम लोग ने शुरुआत किया है। स्टेट ओन यूनिवर्सिटी इसका भी हम लोग ने शुरुआत किया है वहाँ पासीघाट से। लास्ट ईयर से इसका क्लासेस भी चलना वो शुरुआत हो गया है। और दूसरा जो सेक्टर हमने जो मेंशन किया ये है अपना हेल्थ सेक्टर। जो कोविड आउटब्रेक हुआ तो हमको थोड़ा सा टाइम मिला कि अपना हेल्थ सिस्टम पूरा अक्रॉस स्टेट में किस प्रकार से वहाँ पे मौजूद है। तो देखा तो कंडीशन बहुत ही ख़राब था। तो साथ साथ मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को 500 करोड़ दे के इसके बाद जितने भी जो हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए ये निर्देश दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट बजट में भी और भी अमाउंट को बढ़ाते हुए साथ दिया। आज देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, अभी अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बन रहा है। हमारा CSCs, PSCs इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी फेस लिफ्ट हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हो या चाहे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, GDMOs डॉक्टर हो, नर्सेस हो, टेक्नीशियंस हो, सारा पोस्ट क्रिएट करके अभी हम लोग ने दे दिया है। अभी आने वाला दिनों में इसका रिक्रूटमेंट जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक इसका रिक्रूटमेंट भी जल्द से जल्द किया जाएगा। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर के साथ साथ हमारा इक्विपमेंट्स भी हम लोग ने दे के रखा हुआ है। सो आने वाला दिनों में अरुणाचल प्रदेश का जो विजन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा यहाँ का पेशेंट कम से कम लोग स्टेट से बाहर जाए ट्रीटमेंट के लिए। और अभी का टाइम में देखिए हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री का आरोग्य योजना जो कार्ड है, प्रधानमंत्री की तरफ से 5 लाख का जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलता है,
जो लोग उसमें क्वालिफाई नहीं होता है, मैंने मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का भी हेल्थ कार्ड एक दिया हुआ है, आरोग्य योजना। इसका बाद साथ साथ हमारा जो क्रिटिकल जो केयर होता है वहाँ से 5 लाख मिलता है, अपना पीएम कार्ड से, सीएम का कार्ड से भी 5 लाख मिलता है। और जो क्रिटिकल केयर वाला जो होता है, किडनी का इश्यूज होता है, लिवर का इश्यूज होता है, हार्ट का इश्यूज होता है, जो टर्शरी जो ये केयर वाला, उसमें अगर सीवियर होते हैं तो मैं उसके लिए भी 10 लाख अपना राज्य सरकार की ओर से मैं पेशेंट्स को देता हूँ। और यही नहीं बल्कि कुछ फैमिलीज बेचारा बहुत गरीब होता है, वो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाता है, बड़े हॉस्पिटल में जाता है, खर्चा इतना होता है, तो ऐसे क्रिटिकल केयर के साथ में मैं फिर अपना चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से भी 4 लाख रुपया तक भी मैं उसको मदद करता हूँ। सो ऐसे सपोर्ट सिस्टम बाकी स्टेट्स में ऐसे कहीं नहीं मिलता है। और जैसे मैंने अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो देखिए अभी हमारा राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, ये आप सब लोग जानते हैं, अरुणाचल में पहले मेडिकल कॉलेज भी नहीं था यहाँ पे, तो हमने हमारा टेन्योर में मैंने शुरुआत किया मेडिकल कॉलेज को। 2017 में हमने शुरुआत किया तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, चिम्स के नाम से। और तोमो रिबा साहब भी आप लोगों का यहाँ का ही हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इसी डिस्ट्रिक्ट का ही अपना एक लीडर है, तो उनका नाम में हमने पहला मेडिकल कॉलेज वहाँ से शुरुआत किया। और पिछले साल 2023 में हमारे फर्स्ट बैच ऑफ MBBS डॉक्टर्स गिविंग 100% रिजल्ट वहाँ से पास आउट हो गया है। अभी सरकार का जो विजन है हमारा तोमो रिबा हॉस्पिटल मेडिकल साइंसेस का, जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसको इस साल हम लोग 50 सीट से बढ़ के 110 सीट 110 सीट्स में अभी हम लोग लेके जा रहा है। इसका अभी मेडिकल का दिल्ली से इंस्पेक्शन का ही हम लोग वेट कर रहा है, अपनी ओर से सारा काम हम लोग करके रखा हुआ है। सो आने वाला दिनों में अरुणाचल में 110 सीट्स मेडिकल सीट्स ये भी किया जाएगा। सो इस प्रकार से अभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, PSC CSCs में हो गया, जो विजन मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से कम लोग हम लोग बाहर जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रिम्स हॉस्पिटल जो है, अभी यहाँ पे सीनियर डॉक्टर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रिम्स हॉस्पिटल जो इतना अच्छा हॉस्पिटल हम लोग ने बनाया अपना ट्रिम्स में, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी भी बहुत सारा डिपार्टमेंट्स का वहाँ पे है डॉक्टर्स। अभी उसको ट्रिम्स को और भी मैं मजबूत बना रहा हूँ, तो एक बार आके आप लोग ट्रिम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप लोग सेटिस्फाई होगा। बाहर में दौड़ने का उतना ज़रूरत नहीं है मेरा हिसाब से। सो इस प्रकार से ये दो क्रिटिकल इश्यूज में हम लोग काम कर रहा है। और साथ साथ आप सबको पता है कि हम लोग ने जो दिल्ली में बहुत पॉपुलर जो एक सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ उसके साथ में भी हम लोग ने MOU करते हुए हम लोग का जो नेफ्रोलॉजी में उसको हम लोग आगे बढ़ाने का, आने वाला दिनों में अपना किडनी का ट्रांसप्लांट भी अपना ट्रिम्स हॉस्पिटल में किया जाएगा, किडनी का ट्रांसप्लांट भी अपना ट्रिम्स में किया जाएगा। सो इस प्रकार से बाकी सेक्टर्स, हार्ट में भी हम लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो हार्ट में वहाँ पे बहुत सारा मॉडर्न, अभी एग्जैक्टली हमको इक्विपमेंट का नाम तो पता नहीं, मगर सबसे मॉडर्न वाला इक्विपमेंट भी हम लोग लगाया। तो हार्ट का जो बाईपास सर्जरी या जो भी सर्जरी का जो होता है वो भी वहाँ पे होता है ट्रिम्स में अभी। सो इस प्रकार से कई सारा सपोर्ट हम लोग वहाँ पे दे रहा है। सो कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हर एक सेक्टर में हो रहा है। तो देखिए अभी मैंने कहा कि ये एक नया अरुणाचल का एक जर्नी है। नया अरुणाचल का जर्नी में अपना सोच भी हम लोगों को नया सोच रख के चलना होगा। नया विकसित अरुणाचल का जो जर्नी में हम लोग पुराना सोच को लेके जाएगा, पुराना वर्क कल्चर को साथ में लेके जाएगा, तो इससे हमारा प्रदेश एक नया अरुणाचल, एक विकसित अरुणाचल हम लोग खड़ा हो नहीं पाएगा। इसलिए पुराना आदतों को हम लोगों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पुराना जो हम लोगों का सोच जो डेवलपमेंट में जो बाधाएं डालता है, उस सोच को हम लोग छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब अगर छोड़ेंगे तो देखिए अरुणाचल प्रदेश विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस क्लचेस, तब जाके हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश अच्छा से हम लोग लेके जा पाएंगे। अभी हमारा पीरियड में देखो अच्छा काम भी बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारा पीरियड में खराब से खराब काम भी हुआ है। मैं तो देखो मैं क्लियर कट बोलता हूँ आप लोगों को, जो अच्छा काम हुआ है उसका भी तारीफ करना चाहिए, लोगों को भी धन्यवाद बोलना चाहिए। जो खराब काम हुआ है उसको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए और गाइड भी करना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हम लोग ने जो लेके आया स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में भी शुरुआत में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, एक्शन लिया, उसको फिर हम लोग ने ठीक कर दिया। अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है ISO सर्टिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप में हम लोग ने खड़ा कर पाया है। पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश में नौकरी हमारा पास सिस्टम नहीं था। सिस्टम नहीं होने का कारण से हमारा युवाओं को हमारा मेरिट, जिनका पास में हुनर है, जिनका पास में कैलिबर है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। अभी आज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आने के बाद आप देखिए कि अपना मेरिट के आधार पर अपना डिजर्विंग कैंडिडेट्स लोगों को अभी नौकरी मिल रहा है। रिसेंटली मैं 1200 समथिंग जॉब कार्ड में ईटानगर में दे के आया मैंने कुछ लोगों का साथ में मैंने इंटरेक्शन किया, तो उन लोगों का जो डिग्री है देख के हम भी हिल गया। कोई लोग मास्टर्स किया हुआ है, MTech किया हुआ है, BTech किया हुआ है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में काफ़ी लोगों का डिग्री था। तो मैंने उन सभी को बोला है कि आप लोग अभी प्रिपरेशन करके आप लोग पूरा फुल फॉर्म में है। अभी आप लोगों का नेक्स्ट प्रयास जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, प्रिपरेशंस को आप लोग जारी रखिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर का लीकेज हुआ है उसका भी अभी हमने पूरा ओवरहॉलिंग करके एक नया सिस्टम को हमने बैठा के उसको फंक्शनलाइज शुरू कर दिया है। चेयरमैन नया आ गया, मेंबर्स नया आ गया, सेक्रेटरी से लेके जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं सबका ओवरहॉल करके नया सिस्टम को वहाँ पे बैठाया है। तो अभी रिसेंटली हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स हमारे पास में कॉलोन के लिए आया और उन्होंने ये बताया कि SOP में जो गड़बड़ था उसको वो लोग मीटिंग करके अभी रोबस्ट SOP वो लोग ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रहा है। जैसे उन लोगों का अपना SOP तैयार हो जाएगा तो जितने भी जो पोस्ट बचे हुए हैं उसका एडवर्टीजमेंट करना वो लोग अपना कैलेंडर भी बना लिया बोल के हमको बताया। तो उस आधार पर उन लोगों को एग्ज़ाम कैलेंडर का मुताबिक एडवर्टीजमेंट करना भी शुरुआत कर देगा। और इस बीच में हमने हजारों पोस्ट क्रिएट किया हुआ है। अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों को ऊपर में काफ़ी बर्डन है कि जल्द से जल्द इसका एडवर्टीजमेंट करे, नौकरी फिर अपना यूथ लोगों को नौकरी बांटे, फिर अपना एडवर्टीजमेंट करे, इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी यूथ लोगों को दे। सो हजारों पोस्ट जो है अभी भी पेंडिंग है। दोनों एजेंसीज को रिक्रूटमेंट वो लोग जल्द से जल्द करेंगे। सो ऐसे करके अभी रिफॉर्मेशन जो है हम लोग ने कर पाया है। तो इसलिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी में एक दो लोगों का वजह से पूरा सिस्टम बदनाम हो जाता है। अब आज देखिए अरुणाचल प्रदेश एक ज़माने में पूरे देश के अंदर हर एक पैरामीटर्स में सबसे जो लोवेस्ट हुआ करता था, आज का जो अरुणाचल प्रदेश है बहुत सारा पैरामीटर्स में हम लोग नंबर 1, नंबर 2 में देश में हम लोग काम करके दिखा पा रहा है। और ये सब मैंने कहा हमारा सरकारी कर्मचारी लोगों का एफर्ट के कारण से है। और कुछ सिस्टम में सरकारी तंत्र में कोई ऐसा कैरेक्टर भी होता है कि उनका एक्टिविटीज़ के कारण से पूरा सिस्टम को बदनाम, पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोगों का भी बदनाम हो जाता है, गवर्नमेंट में बैठने वाला लोगों का भी इतना बदनाम हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी नया अरुणाचल का जो जर्नी है, विकसित जर्नी टुवर्ड्स विकसित अरुणाचल, हम लोग का ये करप्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आजकल देखिए अभी ट्रांसपेरेंसी आ गया है, अकाउंटेबिलिटी आ गया है, आजकल राइट टू इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सो पुराना जो वर्क कल्चर और पुराना सोच के हिसाब से चलेगा तो देखिए ये अच्छा नहीं होने वाला है। और हमारा टाइम में तो मैंने डे 1 से कहा कि करप्शन को मैं तो आई विल डील विद आयरन हैंड एंड आई हैव डेल्ट विद आयरन हैंड एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल डील विद डबल आयरन हैंड। इसको हम लोग छोड़ने से देखिए अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा एक प्रदेश है, बहुत सुंदर एक प्रदेश है। तो तब जाके अरुणाचल में हम लोग बहुत सारा डेवलपमेंट का काम भी हम लोग कर पाएंगे। और जिस प्रकार से जो सपोर्ट माननीय PM साहब जो दे रहा है अरुणाचल प्रदेश में इज अमेजिंग। अभी 9 तारीख को PM साहब अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, 9 मार्च यानी कि कल परसों अभी आने वाला 9 तारीख में वो आएंगे। सीधा पहले सेला में जाएंगे, सेला में 2 टनल है उसका उद्घाटन करेंगे, फिर सेला से सीधा ईटानगर आएंगे, ईटानगर में वो पब्लिक एड्रेस करेंगे। वहाँ में मैं आप लोगों का इनवाइट करता हूँ, आप लोग भी आइए ईटानगर में। और जो अपना गालो समाज ईटानगर में बैठे हुए हैं ज़रूर IG पार्क में वहाँ पे आप लोग आइए उस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए। और इस बार माननीय PM साहब का विजिट काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ईटानगर में बैठ के
नॉर्थ ईस्ट का जितने भी जो राज्यों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उद्घाटन और फाउंडेशन भी माननीय पीएम साहब ईटानगर से ही करने वाला है। तो ये हम लोगों के लिए कितना गर्व का बात है। अरुणाचल में बैठ के बाकी नॉर्थ ईस्ट का जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन करना, इट इज़ ए बिग ऑनर फ्रॉम पीएम साहब टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ओकेजन है। आने वाला दिनों में भी पीएम साहब पीएम ही बनेंगे, ये आप सब लोग जानते हैं। पूरे देश का जनता ने पूरा तय कर लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, ये आप सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो सीट्स है लोकसभा में, इट विल क्रॉस 400 से भी अधिक सीट का साथ में मोदी साहब दोबारा फिर पीएम बनने वाला है। सो इसलिए मोदी साहब का थैंक यू करने का, थैंक यू बोलने का हम लोगों का टाइम अभी आ गया है। मोदी साहब को दिल से धन्यवाद देने का अभी समय आ गया है। इसलिए 2024 का चुनाव में आप सबको पता है कि हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार नन अदर देन अपना यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, उनका नाम घोषणा हो चुका है। अभी हम लोग माननीय पीएम साहब को डायरेक्टली तो वोट दे नहीं पाएगा, मगर माननीय पीएम साहब को हम लोग किरण रिजिजू को थम्पिंग मेजोरिटी 100% मेजोरिटी का साथ में वोट दे के माननीय पीएम साहब के साथ में दिल्ली उनको भेजना, ये बहुत ज़रूरी है। पीएम साहब को धन्यवाद करने के लिए यही एक जरिया है कि अरुणाचल प्रदेश का 2 लोकसभा सीट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में जैसे कहा अपना किरण रिजिजू जी जो दिल्ली में बैठ के अरुणाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए वो काफ़ी काम करते हैं। तो दोबारा फिर पार्टी ने उनको मौका दिया, तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको दोबारा फिर यहाँ से चुनाव जीत के दिल्ली में उनको रखना है। पीएम मोदी साहब ने अरुणाचल को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है फ्रॉम पीएम साइड। सो उसको हम लोग कायम रखने के लिए और पीएम साहब का हाथ को और भी मजबूत करने के लिए मैं आप सभी अपना जितने भी इस लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के जो वोटर्स हैं और ख़ास करके जो नया वोटर्स जो 18 इयर्स का वोटर्स भी शामिल हुआ है, आप सभी को एंटायर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं निवेदन करेंगे कि किरण जी को 100% थम्पिंग विक्ट्री के साथ में दे के उनको यहाँ से जीत के हम लोगों को भेजना है। और साथ साथ अभी पीएम साहब का विजिट के बाद में इसका बाद अपना अरुणाचल का भी आप सबको पता है कि अरुणाचल का विधानसभा भी अपना लोकसभा के साथ में इलेक्शंस में जाने वाला है। और अरुणाचल में भी आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो अभी नॉन एग्जिस्टेंस का ही बराबर है। तो ये माहौल इसलिए हुआ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता वो चाहते हैं कि इस बार हम लोगों का राज्य में दोबारा फिर बीजेपी गवर्नमेंट आना है। इसीलिए सब लोग अभी एक घर में हम लोग बैठा हुआ है और बीजेपी का घर बड़ा घर है, बहुत बड़ा दिल का पार्टी है ये बीजेपी। इसको हम लोग सबको हम लोग एकोमोडेट यहाँ पे कर पाता है। इसलिए आप लोगों का यहाँ भी अभी पीएम साहब का विजिट के बाद में फिर स्टेट में पार्टी अपना एक डिसीजन लेते हुए फाइनली दिल्ली में जाके जो भी मीटिंग करके टिकट जिसका भी आएगा, मेरा आप सभी से ये निवेदन होगा जिसको भी टिकट मिलता है उसको अनकॉन्टेस्ट करके आप लोग भेज दीजिए, अनकॉन्टेस्ट करके भेज दीजिए उसको। इस प्रकार का देखिए एटमॉस्फेयर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप बताइए लेपरादा में बीजेपी को छोड़ के कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे? बीजेपी पार्टी तो है यहाँ पे। और हमारा देखिए मुख्यमंत्री मैं हूँ, वहाँ पे पीएम साहब है और पीएम साहब जिस प्रकार से जो काम कर रहा है ना, हम लोग बहुत सारा प्रधानमंत्री देख चुके हैं 1947 से लेके बहुत सारा प्रधानमंत्री को देख चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से रिफॉर्म, इस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, दोबारा फिर हम लोगों को इस प्रकार से मौका नहीं मिलेगा। आज हमारा साथ में जितने भी जो हमारा एमएलएस है, हम सबका भी किस्मत अच्छा है कि देश का ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साथ में काम करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। और ये सब काम तो डायरेक्ट जनता के लिए तो हो रहा है। आज रोड जो बना रहा है जनता के लिए है। आज जो दूर दराज जो वाइब्रेंट विलेजेस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो बॉर्डर में जो लोग बैठते हैं उन लोगों के लिए, एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म आ रहा है, हेल्थ में जो रिफॉर्म आ रहा है, पूरा जनता के लिए तो कर रहा है। तो यही समय है और सही समय है
यही समय है, सही समय है। बीजेपी छोड़ के किसी को नहीं जाना है। बीजेपी छोड़ के अगर कोई चला जाता है तो इससे बड़ा गलती देखो आप लोग बहुत बड़ा रिपेंट करेगा। 2019 से पहले आप लोग ने डिमांड किया लेपरादा डिस्ट्रिक्ट देने के लिए। मैंने दिल खोल के, बड़ा दिल होके लेपरादा डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया, मगर चुनाव में हमारा बीजेपी को आप लोग ने ऑफ कर दिया। उसके बाद भी आप लोग ने मांग किया कि डिविजनल कमिश्नर देना है बसार में। मैंने आया दिल खोल के, बड़ा दिल होके यहाँ पे दे दिया। आज 2024 में फिर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को अगर आप लोग ऑफ करेंगे तो आप लोग नोट कर लेना, मैं बसार में 5 साल के लिए कदम नहीं रखूंगा। और आप लोग जानते हैं कि पेमा खांडू जो बोलता है वो करता भी है। पार्टी जिसको भी तय करे टिकट, हमें भी पता नहीं किसको टिकट जाएगा, हमें तो डेवलपमेंट करना है। पार्टी जिसको भी तय करे उसको अनकॉन्टेस्ट बनाना आप सभी का जिम्मेदार। सब लोग एकजुट होकर काम करना चाहिए। अभी का गवर्नेंस मॉडल में एमएलए मिनिस्टर बनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी का गवर्नमेंट जो है बहुत ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। हम लोग जो बजट बनाते हैं, सीबीओ से हम लोग व्यूज़ पूछते हैं। हम लोग जो बजट बनाते हैं, हमारा यूथ लोगों से पोर्टल का मुताबिक हम लोग व्यूज़ हम लोग लेते हैं। कुछ भी अच्छा आइडियाज़ हो बताइए, मोस्ट वेलकम। इट्स अ वेरी इंक्लूसिव गवर्नमेंट। ये अपना सभी जनता के लिए ये गवर्नमेंट है। तो एमएलए चीज़ को है उतना रश करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एमएलए का पास में सैंक्शन करने का क्या पावर है? केवल अभी तक है तो एमएलए लेट फंड 3 करोड़ का ही तो है पावर। बाकी आज जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे उद्घाटन हुआ, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे फाउंडेशन हुआ, कौन देता है प्रोजेक्ट देगा सरकार देगा। सरकार मतलब चीफ मिनिस्टर, वही तो प्रोजेक्ट देगा। तो ऐसे टीम हम लोगों का काम कीजिए। सैंक्शन करने वाला सरकार होता है। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि एमएलए जो है वो सरकार है। एमएलए सरकार नहीं होता है। सरकार होता है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर का सहयोग करने वाला मिनिस्टर्स, ये होता है सरकार। एमएलए होता है अपना विधानसभा में जो वहाँ पे असेंबली होगा, वहाँ में अपना क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज, उस इश्यूज में और पॉलिसी जो डिसीजंस होता है उसमें फीडबैक देने वाला। इसीलिए अभी एक बड़ा रिफॉर्म जो मैं करने वाला हूँ 24 का बाद में, ये है हमारा प्लानिंग सेक्टर में मैं बहुत बड़ा रिफॉर्म करने वाला हूँ। अभी गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का मैपिंग जो करने के बाद, क्योंकि आपका यहाँ का लेपरादा डिस्ट्रिक्ट का जो चैलेंज, हमारा शियोमी डिस्ट्रिक्ट का चैलेंज अलग अलग है। वहाँ का परिस्थिति अलग है, यहाँ का परिस्थिति अलग है। तो हम लोगों का सोल्यूशंस भी उसी आधार पर हम लोगों को सोल्यूशंस डिज़ाइन करना होगा। एक ही सोल्यूशन सब में काम आएगा नहीं आएगा। अगर सर दर्द है तो आपको सर दर्द का दवाई देना होगा, अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द का दवाई देना होगा। इन जनरल एक टेबलेट सबको खिलाने से इससे बीमारी ठीक नहीं होगा। वी शुड आइडेंटिफाई कि हमारा बीमार क्या है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट का बीमार अलग अलग बीमार होता है। तो इसलिए प्लानिंग का मुताबिक से हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा पंचायत लीडर्स हो गया, हमारा लोकल एमएलए हो गया, और साथ साथ ऑफिसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और डिप्टी कमिश्नर का इंस्टीट्यूशंस को और भी हम मजबूत करने वाला है। तो देखिए अभी का टाइम में प्लानिंग जो है वो सदियों से जो चल के आया है अरुणाचल में, जब से यूटी हुआ है तब से जिस प्रोसेस जो चल के आया है कि टॉप टू बॉटम वाला प्लानिंग प्रोसेस। टॉप टू बॉटम कुछ कुछ सेक्टर्स में होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, मगर ब्रॉडली जो ग्रास रूट का डेवलपमेंट को लेते हुए बॉटम टू टॉप अप्रोच का प्लानिंग, बॉटम टू टॉप का अप्रोच का प्लानिंग जो है, इसमें हम बड़ा रिफॉर्म करने वाला है। आने वाला दिनों में हमारा पंचायत को पूरा ट्रेनिंग किया जाएगा, हमारा एमएलएस को पूरा ट्रेनिंग किया जाएगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर्स और ऑफिसर्स का भी पूरा ट्रेनिंग इस नया प्लानिंग मॉडल में किस प्रकार से हम लोगों को काम करना है इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट वे। स्कीम भी आएगा तो उसी प्लानिंग का जो ग्रास रूट प्लानिंग का रिकमेंडेशंस में आएगा, उसी में डिस्कस करके वहीं जाके ही सब कुछ होगा।
सो ईपी सेंटर जो है ग्रास रूट लेवल में ही प्लानिंग का फोकस मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। इसके बाद तब देखना आप लोग अरुणाचल प्रदेश वाकई में ही पूरा अच्छा ट्रांसफॉर्म होगा। अभी क्या हो रहा है कि फंड्स तो हर एक जगह जा रहा है, 60 का 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर एक डिस्ट्रिक्ट में फंड जा रहा है, मगर प्रायोरिटी सेक्टर किस में फंड जाना चाहिए उसमें थोड़ा सा मिस हो जाता है। कभी कभी जहाँ में फंड्स का ज़रूरत नहीं है वहाँ भी फंड चला जाता है, जो एक्चुअली फंड जहाँ जाना चाहिए वहाँ में पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि ईटानगर में बैठ के प्लानिंग डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, हमारे साथ मंत्रीगण, ऑफिसर्स हो गया, हम लोग को उतना जानकारी ईटानगर में बैठ के नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन और प्लानिंग प्रोसेस ये अभी हम आने वाला दिनों में मैं करने वाला हूँ। सो मैं इतना कहते हुए आप सभी से मैं अनुरोध करेंगे, सबसे पहले तो एक बार फिर आप सभी को सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर यहाँ बसार में आज यहाँ पे हो गया है, उसके लिए एक बार फिर बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। और मैंने आप सबको वादा किया आपका इस डिस्ट्रिक्ट का हो गया और पांचों डिस्ट्रिक्ट का विकास इस डिविजनल कमिश्नर जो है यहाँ पे पागी में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हम बना के आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। ये हमारे ओर से वादा है। आने वाला दिनों में जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग बैठ के उसका सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढेंगे। और यहाँ बसार में तो मैं इतना बार आया हूँ, काउंटिंग भी अभी करने से हमको याद भी नहीं आ रहा है कितना बार मैं आ चुका हूँ। जब आप लोग ने बुलाया तब मैं यहाँ आया हूँ। बाई रोड होने से भी बहुत बार मैं यहाँ पे आया हूँ। सो इसलिए हमारा यही निवेदन है, एमपी को तो नो डाउट किरण जी को एकदम 100% वोटिंग दे के बेचना है। और देखिए मैं बड़ा अकाउंटेबल हूँ भाई, हिसाब किताब में मैं पक्का हूँ। अभी यहाँ में संगठन के लोग, जो पार्टी के लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, आप सबको पता है कि बीजेपी किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। बीजेपी में होता है कि ग्रास रूट का जो लीडर होता है, बूथ लेवल कमेटी होता है, हम लोग पन्ना प्रमुख जो वोटर लिस्ट का एक पेज इंचार्ज भी होता है। और मैं भी संगठन के साथ जुड़ा हूँ, मैं भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ में मेरा वोटर है वहाँ का पेज इंचार्ज मैं हूँ। तो हमको हिसाब किताब लेना आता है। मैं इलेक्शंस के बाद में हर एक बूथ का रिपोर्ट में मांगूंगा। मैं देखूंगा कि किरण जी को कौन सा बूथ से कितना वोट मिला है। हिसाब किताब में मैं पक्का हूँ भाई। उसी प्रकार से जो एमएलए चुनाव भी मैंने कहा कि बड़ा दिल रख के चलना है सबको। लेपरादा का डेवलपमेंट हम लोगों को मिलके ऐसे टीम लेपरादा का हिसाब से हम लोगों को करना है। पार्टी जिसको भी टिकट देगा उसको आप लोग अनकॉन्टेस्ट करके भेजिए। कॉन्टेस्ट होने से माहौल ख़राब होता है, इलेक्शन होने से माहौल ख़राब होगा, क्योंकि आप लोगों का यहाँ में नया डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम में बहुत काम होना है और उसके ऊपर फिर डिविजनल कमिश्नर भी यहाँ पे दे दिया, बहुत सारा काम होना है यहाँ पे। इसलिए माहौल को एक पॉजिटिव एक माहौल बनाइए। मैंने कहा कि एमएलए बनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारा पोस्ट होता है, हम लोग एकोमोडेट भी कर पाएंगे। आज सीनियर्स लोग यहाँ पे आप लोग बैठे हुए, बसर के जो अपना जीआरके है, हमको पता है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री का ये रिक्वेस्ट तो आप लोग भी स्वीकार कीजिए। और एल्डर्स लोग, टिकट जिसको भी देना है, दूसरा जिसको भी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है उनको समझा के एक साथ मिल के हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस में सभी का रोल होगा। इस प्रकार से समझा के हम लोगों को एक नया लेपरादा डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को बनाना है। और जीआरके ने जो 1 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है इसको हम ज़रूर करेंगे, मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ। और माननीय स्पीकर साहब ने डिविजनल कमिश्नर के नाम में 2 यहाँ पे मेमोरेंडम दिया हुआ है कि यहाँ पे डीआईजीपी का पोस्ट भी खुला जाए सेंट्रल जोन के लिए, और साथ साथ हमारा चीफ इंजीनियर्स का भी सेंट्रल जोन वाला का भी यहाँ पे किया जाए। उसको भी आने वाला दिनों में मैं डिपार्टमेंट्स का साथ में डिस्कस करके मैं ज़रूर इस चीज़ को भी आगे लेके जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर हमको वापस जाना है और कल फिर हमको नाफरा पहुँचना है। वहाँ में जो नया डिस्ट्रिक्ट बिछुम डिस्ट्रिक्ट है उसका भी उद्घाटन है। वो होने के बाद फिर हमको तवांग पहुंचना है। तवांग में 2 प्रोग्राम हमको अटेंड करना है। फिर पीएम साहब के साथ में सेला, फिर वापस ईटानगर भी हमको ये पहुंचना पड़ेगा। तो पीएम साहब का जो प्रोग्राम है काफ़ी हिस्टोरिक होगा। अगर यहाँ के लोग आने पाने से भी उस प्रोग्राम को आप लोग लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, उसको आप लोग ज़रूर विटनेस करना है। और जाते जाते दोबारा एक बार मैं बोलना चाहेगा, 19 में आप लोग ने कमल का फूल खिलने नहीं दिया, तो भी आप लोगों का काम हमने किया। 24 अभी पहुंच गया है,
अगर यहाँ में लेपरादा में डिस्ट्रिक्ट में कमल का फूल इस बार खिलने नहीं देगा, 5 साल के लिए यहाँ पे कदम नहीं रखूंगा। थैंक यू, जय हिंद।